राधे क्लासेज रिंगस की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। तो आज हम वेटनरी साइंस में मादा जनन तंत्र का एक भाग, जैसे हम कहते हैं कि मादा जनन तंत्र का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है अंडाशय, या अंग्रेजी में जिसे हम कहते हैं ओवरी। इसकी क्रियाविधि के बारे में बात करेंगे कि मादाओं में ये ओवरी, ये अंडाशय किस प्रकार अपनी भूमिका निभाती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसको समझने से पहले हम डायरेक्ट चलते हैं मस्तिष्क के ऊपर। मस्तिष्क यानी ब्रेन, जो कि अपने केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक भाग है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मस्तिष्क और मेरुरज्जु दो अंग आते हैं। इनमें से ये मुख्य अंग है मस्तिष्क, तंत्रिका तंत्र का मुख्य भाग, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का मुख्य भाग। इस मस्तिष्क में स्थित होती है एक अंतःस्रावी ग्रंथि जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। प्यारे विद्यार्थियों, मानव शरीर में या जंतु शरीर में हम अंतःस्रावी ग्रंथियों की बात करें तो कुल शुद्ध अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या होती है 7, जिनमें से एक है जो मस्तिष्क में पाई जाती है। ये एक अंतःस्रावी ग्रंथि है और ये ऐसी अंतःस्रावी ग्रंथि है जो तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र का मतलब, मैं कहने का मतलब, पीयूष ग्रंथि अपने शरीर की मास्टर ग्रंथि है, मास्टर ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। 7 अंतःस्रावी ग्रंथियों में से ये एकमात्र ग्रंथि है अंतःस्रावी ग्रंथि जो मास्टर ग्रंथि के नाम से जानी जाती है। तो ये अंतःस्रावी तंत्र और ये हो गया तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र के बीच की योजक कड़ी है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र के बीच की योजक कड़ी है, तो उसका जवाब होगा हाइपोथैलेमस। तंत्रिका तंत्र व अंतःस्रावी तंत्र के बीच की योजक कड़ी। और जब मैं पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के बारे में बता रहा हूं तो आप देखो इसके रोचक तथ्य आपको और क्या याद रखने हैं। में से आपको याद रखना है मास्टर ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, मैं से मास्टर ग्रंथि, दूसरा मैं से इसकी स्थिति मस्तिष्क में स्थित होती है। ये दूसरा मैं आ गया कि पीयूष ग्रंथि की स्थिति मस्तिष्क में। तीसरा मैं क्या हो गया कि ये मटर के दाने जैसी है। अंतःस्रावी ग्रंथियों में ये एकमात्र ग्रंथि है जो मटर के दाने जैसी है, अर्थात बहुत छोटी है। इसीलिए अगला मैं क्या हो गया कि ये महीनतम ग्रंथि है, महीनतम अंतःस्रावी ग्रंथि। तो इसके बारे में 4 में कौन से फेमस हुए? पीयूष ग्रंथि एक मास्टर ग्रंथि है, मैं से ये मस्तिष्क में स्थित होती है, फिर मैं से ये मटर के दाने जैसी है। चूंकि ये मटर के दाने जैसी छोटी सी है, इसीलिए ये महीनतम अंतःस्रावी ग्रंथि। अर्थात जब ये सवाल आ जाए कि अपने शरीर की सबसे छोटी या सबसे महीनतम अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो जवाब क्या होगा? पीयूष ग्रंथि। अब आगे चलिए, ये पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि है क्योंकि ये अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों पर भी अपना नियंत्रण रखती हैं। जैसे ये पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि और है जो मैं पहले बता चुका हूं, जो मादा का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, अंडाशय। और ये अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, ये बहिस्रावी भी है। इसलिए वैसे देखें तो अंडाशय क्या है? एक मिश्रित ग्रंथि है। तो इस पीयूष ग्रंथि का इस अंडाशय पर क्या प्रभाव है कि मास्टर ग्रंथि है, इसका मतलब इसका इस पर कोई कंट्रोल तो होगा। तो वो कंट्रोल क्या है? देखिए,
पीयूष ग्रंथि की दो पालियां होती हैं, अग्रपाली और पीयूष पश्चपाली। ये मैं पहले भी आपको अंतःस्रावी जो तंत्र है उसमें बता चुका हूं कि अग्रपाली द्वारा जो हार्मोन्स निकलते हैं उसकी हमने ट्रिक भी बता रखी है आपको, और वो है गोपाल जाट। यानी पीयूष ग्रंथि की जो अग्रपाली है उससे गोपाल जाट स्रावित होता है। अर्थात गो का मतलब गोनाडोट्रोफिन, पाल का मतलब प्रोलैक्टिन, जी का मतलब ग्रोथ हार्मोन, ए का मतलब एडिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन और टी का मतलब थायरोट्रोपिक हार्मोन। ये पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली से स्रावित होने वाले मुख्य हार्मोन्स हैं, गोपाल जाट। अब और पीयूष ग्रंथि से दो हार्मोन स्रावित होते हैं, वेसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन। वो आज का अपना विषय नहीं है, आज अपना विषय सिर्फ इससे है, गो से, गोनाडोट्रोफिन। गोनाडोट्रोफिन एक हार्मोन नहीं होता, बल्कि ये दो हार्मोन्स का एक जोड़ा है मेरे भाई। क्या है? ये दो हार्मोन्स का जोड़ा है, जिसमें पहला हार्मोन है FSH और दूसरा हार्मोन है LH। FSH का मतलब है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH का मतलब है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये दोनों हार्मोन्स मिलकर गोनेडोट्रोपिन कहलाते हैं, जो किससे निकलते हैं? पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली से। और पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली से ये हार्मोन ऐसे ही नहीं निकलता, इसके लिए इस ग्रंथि को एक सिग्नल मिलना जरूरी होता है, और वो सिग्नल कहाँ से मिलता है? हाइपोथैलेमस से। जो भी एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, जो मैंने बताया ये तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र के बीच की योजक कड़ी है, और ये जो सिग्नल हाइपोथैलेमस इसको देता है, उस सिग्नल का नाम है GnRH। ये भी एक हार्मोन है। Gn का मतलब गोनाडोट्रोफिन, R का मतलब रिलीजिंग और H का मतलब हार्मोन। गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, इसका मतलब ये हुआ कि ये ऐसा हार्मोन है जो गोनाडोट्रोफिन को रिलीज करवाता है। अब गोनाडोट्रोफिन रिलीज कौन करता है? पीयूष ग्रंथि। करवाता कौन है? ये करवाता है, ये करती है ये। गोनाडोट्रोफिन में FSH और LH। अब इन दोनों का काम क्या है ये देखिए। जैसे कि इसके नाम में ही छुपा हुआ है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का मतलब अंडाशय में, ये अंडाशय मैंने बना दिया, मान लीजिए, एज्यूम कीजिए अंडाशय है। अंडाशय में ऐसे छोटी छोटी खूब सारी प्राइमरी फॉलिकल्स होती हैं, खूब सारी प्राइमरी फॉलिकल्स होती हैं। इन प्राइमरी फॉलिकल्स का डेवलपमेंट कहें या स्टिमुलेशन कहें, इसका नाम क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अर्थात ये अंडाशय में पाई जाने वाली प्राइमरी फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करती है, और स्टिमुलेट करके किस में बदल देती है? सेकेंडरी फॉलिकल में। और ये थोड़ी बड़ी होती है, स्टिमुलेट होकर थोड़ी बड़ी हो जाती है सेकेंडरी फॉलिकल। फिर यही हार्मोन, यही FSH वापस इस सेकेंडरी फॉलिकल को और डेवलप करके इसको बदल देता है टर्शरी फॉलिकल में। तृतीयक फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल। फिर इसी का विकास लगातार होता रहता है, और अब की बार ये मैच्योर होके क्या बन जाती है? ग्राफियन फॉलिकल, GF। ये मैच्योर होके ग्राफियन फॉलिकल बन जाती है, जिसके अंदर ऐसे अंडा स्थित होता है। और इसकी संरचना तो इस अंडे की जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है, इसकी संरचना में अलग से बताऊंगा, लेकिन यहाँ अपना विषय क्या है समझने का वो अलग है। तो इस प्रकार प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शरी फॉलिकल, फिर इससे ग्राफियन फॉलिकल का विकास। तो ये काम कौन करवाता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली से निकलता है। और निकालने के लिए संकेत कौन देता है? हाइपोथैलेमस। किस रूप में? GnRH के रूप में। तो ग्राफियन फॉलिकल बनी, और ग्राफियन फॉलिकल में ये क्या बना भाई मेरे? ओवम। इसे हम क्या कहते हैं? ओवम, यानी डिंब, हिंदी में डिंब या अंडाणु भी जिसे हम कह सकते हैं। तो ग्राफियन फॉलिकल में ये बन गया ओवम। किसके प्रभाव में बना? FSH के प्रभाव में। अब सवाल कभी आ जाए, किसी मादा की ओवरी में ओवम का निर्माण नहीं हो रहा है, या ओवम का निर्माण ज़्यादा करना है, ज़्यादा से ज़्यादा ओवम निकालने हैं, जैसे सुपर ओवुलेशन,
एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी में सुपर ओवुलेशन होता है, जिसमें अपने को खूब सारे डिंब या खूब सारे ओवा बनाने पड़ते हैं। तो उस स्थिति में हम कौन सा हार्मोन लगाएंगे? FSH, क्योंकि इसी के प्रभाव में ये बन रहा है। अब बात यही खत्म नहीं होती, ये जो ओवम बन रहा है, अब देखिए क्या होगा। इस ग्राफियन फॉलिकल में कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं हैं, जिनमें थीका कोशिकाएं, थीका सेल्स, और दूसरी ग्रेनुलोसा। डिटेल से मैं बाद में बताऊंगा, अलग अलग इसकी दोनों कोशिकाओं की लोकेशन अलग अलग होती है यहाँ पर, लेकिन आपको समझने के लिए ये ग्रेनुलोसा कोशिकाएं। तो इस प्रकार इस ग्राफियन फॉलिकल में 2 प्रकार की कोशिकाएं हैं और दोनों का ही अलग अलग कार्य है। थीका कोशिकाओं के द्वारा एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है ईस्ट्रोजन, और जैसे कि इसके नाम में छुपा हुआ है, ईस्ट्रो का मतलब हीट, जन का मतलब जनरेट करना। पशुओं में ईस्ट्रस को जनरेट करना यानी हीट को पैदा करने वाला हार्मोन है ये। तो पशुओं को हीट में लाने वाला हार्मोन कौन सा है? ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन की जैसे ही ब्लड में सांद्रता बढ़ती जाती है, ग्राफियन फॉलिकल की थीका कोशिकाओं के द्वारा लगातार ईस्ट्रोजन निकलता जाता है, तो पशु किसमें आता है? हीट में, ईस्ट्रस में आता है। तो पशुओं को हीट में लाने वाला हार्मोन कौन सा है? ईस्ट्रोजन। कौन सी कोशिकाओं से निकलता है? थीका कोशिकाओं से। ये थीका कोशिकाएं कहाँ हैं? ये मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल में। ये ग्राफियन फॉलिकल बनी कैसे? इस FSH के प्रभाव में। ये FSH कहाँ से आया? पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली से। इसको निकलने के लिए सिग्नल किसने दिया? हाइपोथैलेमस। तो इस प्रकार से ये पूरी कड़ी है। फिर आगे देखिए, पशु जब हीट में आया तो अनेक लक्षण प्रकट करता है, और अलग अलग पशुओं में जब आगे हीट वाला टॉपिक आएगा तो मैं उसमें समझाऊंगा। यहाँ आप कॉमन चीज़ें जो हीट की क्या है, जब पशु हीट में आता है तो उसका यूट्रस टॉनिक हो जाता है, उसके वल्वा में एडिमा आ जाता है, सर्विकल या वेजाइनल डिस्चार्ज आ जाता है, सर्विक्स उसकी थोड़ी खुलने लगती है, रिलैक्स हो जाती है। तो इस प्रकार के ये कॉमन सिम्टम्स सभी पशुओं में, सभी मादा पशुओं में आते हैं। किसके प्रभाव में? ईस्ट्रोजन के प्रभाव में। और हम अलग अलग पशुओं में देखें तो आगे हम बताएंगे। जैसे घोड़ी में वो बार बार अपने क्लाइटोरिस को शो करती है, और हम बात करें सो की यानी शूकरी की, तो उसमें लार्डोसिस होता है और उसके कानों में ऐंठन होती है। बकरी की, भेड़ की बात करें तो उसमें क्या होता है? फ्लैगिंग ऑफ टेल, वो पूंछ को बार बार हिलाती है। गाय भैंस की बात करें तो साउंड प्रोड्यूस करती है जिसको हम बोलते हैं बेलोइंग साउंड। ऊँटनी एक विशेष प्रकार की आवाज़ प्रकट करती है जिसे हम बोलते हैं ब्लीटिंग साउंड। तो इस प्रकार खूब सारे लक्षण आगे आने वाली क्लास में हम लेंगे, लेकिन अपने को समझना क्या है कि ईस्ट्रोजन के प्रभाव में पशु हीट में आया, यानी इस ईस्ट्रोजन की सांद्रता रक्त में लगातार बढ़ती गई, और इस रक्त में ईस्ट्रोजन की बढ़ी हुई सांद्रता, इस ईस्ट्रोजन की बढ़ी हुई सांद्रता, एलिवेटेड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस ईस्ट्रोजन क्या होता है? पॉजिटिव फीडबैक देता है। ये किसको? इस हाइपोथैलेमस को, जो मैं बता चुका हूँ क्या है ये। तो हाइपोथैलेमस पे पॉजिटिव फीडबैक गया, तो हाइपोथैलेमस ने फिर ये सिग्नल दिया पॉजिटिव फीडबैक लेके। कौन सा सिग्नल? GnRH, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ये पीयूष ग्रंथि को कहता है कि आप गोनाडोट्रोफिन रिलीज करो, तो उस समय FSH और LH फिर से दोनों ही हार्मोन, मैं कह रहा हूँ गोनाडोट्रोफिन एक हार्मोन नहीं है, ये 2 हार्मोन हैं, FSH और LH। ये दोनों ही हार्मोन फिर से रिलीज होंगे उस पॉजिटिव फीडबैक के कारण। लेकिन अब की बार इस FSH के कारण ये कोई फॉलिकल डेवलपमेंट या स्टिमुलेशन नहीं होगा, क्योंकि इस FSH के प्रभाव को, इस FSH को ब्लॉक किसने किया? जो मैं पहले नहीं बताया, ग्रेनुला कोशिकाओं से निकला, ग्रेनुलोसा कोशिकाओं से हुआ हुआ एक हार्मोन जिसका नाम है इनहिबिन। इसका नाम ही इनहिबिन है। इनहिबिन का मतलब इनहिबिट करना, किसी की ग्रोथ को रोक देना। ये ग्रेनुलोसा कोशिकाओं से निकला हुआ इनहिबिन किसको ब्लॉक कर लेता है? FSH को ब्लॉक करता है। तो भैया अब की बार ये FSH काम कर पाएगा? तो FSH अब की बार कोई काम नहीं कर पाएगा।
तो अब की बार काम कौन करेगा? ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसका नाम क्या है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या काम करता है? इस ग्राफियन फॉलिकल में जो मौजूद ओवम है, इस ओवम को बाहर निकालता है। और वो ओवम बाहर कैसे निकलेगा? जब ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगी तो दो काम हो गए। या तो आप यूं कहें कि मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर कराने वाला हार्मोन कौन सा है, तो उसका जवाब होगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। या फिर इसको रप्चर करके ओवम को बाहर निकालने वाला हार्मोन कौन सा है, तो भी जवाब क्या होगा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और इस फॉलिकल से ओवम का बाहर निकलना भैया कहलाता है ओवुलेशन। इसे हम क्या कहते हैं? ओवुलेशन। तो सवाल आ जाए, ओवुलेशन की क्रिया को कौन उत्प्रेरित करता है या कौन करता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे ही आया ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को शॉर्ट में हम क्या बोलेंगे? ल्यूटी। जैसे ही आया ल्यूटी, ग्राफियन फॉलिकल फूटी। तो ग्राफियन फॉलिकल फूटेगी तो क्या निकलेगा? ओवम बाहर निकलेगा। और इसी क्रिया को, जब ओवम बाहर निकलता है, इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? ओवुलेशन। और हम oogenesis की क्रिया में बताएंगे आपको कि इसमें जो ओवम है, ये ओवम नहीं निकलता, एक्चुअली सेकेंडरी oocyte निकलती है। ज़्यादातर पशुओं में जब ओवुलेशन होता है तो कौन सी चीज़ बाहर निकलती है? सेकेंडरी oocyte, द्वितीयक अंड कोशिका, सेकेंडरी oocyte बाहर निकलती है। लेकिन याद रखिए, सवाल ये भी आ जाता है, मेर में और बिच में, अर्थात घोड़ी में और कुतिया में जब ओवुलेशन होता है तो प्राइमरी oocyte निकलती है। ये भी अपने को याद रखना है। घोड़ी में व कुतिया में ओवुलेशन के समय क्या रिलीज होता है? प्राइमरी oocyte। और बाकी अन्य मादा पशुओं में क्या निकलता है? सेकेंडरी oocyte। और इस घटना को हम बोलते हैं ओवुलेशन। किसके प्रभाव में हुआ? LH के प्रभाव। तो पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले दोनों हार्मोन बताओ किसकी क्रिया को नियंत्रित कर रहे हैं? अंडाशय की। तो इसीलिए ये पीयूष ग्रंथि क्या कहलाती है? एक मास्टर ग्रंथि कहलाती है, क्योंकि इसका नियंत्रण बाकी अन्य ग्रंथियों पर भी होता है। जैसे हमने देखा अंडाशय पर इसका नियंत्रण, इसके आगे भी है, आगे भी हम बताएंगे। और वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा अपन इसी को इतना समझते हैं एक बार वापस से। FSH का कार्य हो गया ओवम का निर्माण करना, और LH का काम हो गया इस निर्मित ओवा को बाहर निकालना। बस ये दो चीज़ें तो हैं। एक चीज़ होगी ओवम को बनाना, दूसरा हो गया उसको बाहर निकालना। तो ओवम को बनाना कौन जरूरी है? FSH। ओवम को बाहर निकालना कौन जरूरी है? LH। इस प्रकार पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले ये दोनों गोनाडोट्रोपिन अंडाशय के, जो अंडाशय का मुख्य कार्य है ओवम का निर्माण करना, इसको इस प्रकार से ये डील करते हैं। दूसरा मैं बताया कि इस अंडाशय से हार्मोन भी निकलते हैं, जिनमें एक तो मैं आपको समझा चुका हूँ, ईस्ट्रोजन थीका कोशिकाओं से, जो पशुओं को हीट में लाने के लिए जिम्मेदार होता है। और जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो ये हाइपोथैलेमस को पॉजिटिव फीडबैक देकर ये वापस से साइकिल से चलाकर LH का स्राव करवाता है, और फिर LH के कारण इस ओवम को बाहर निकालता है। तो ये हो गया अपना ओवम के रिलीज होने तक की कहानी। इसके बाद में हम देखते हैं अगले वीडियो में इसके बाद में क्या होता है।